हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज अपन करने वाले हैं जो 2017-18 का एग्ज़ाम हुआ था रीट का, उसमें जो लेवल 1 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें मैथ के जितने भी क्वेश्चन आए थे उन सभी मैथ के क्वेश्चनों को अपन आज सॉल्व करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो हम डेली बेसिस पे डालते रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए कि 12 पेनों का विक्रय मूल्य 16 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ अथवा हानि का प्रतिशत बताइए। ऐसे क्वेश्चनों को करने में सबसे पहले आपको करना है, वो कह रहा है 12 पेनों का क्रय मूल्य, तो 12 पेन लिख लिए, क्रय मूल्य को CP1 लिख सकते हैं। ठीक है, 16 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 16 पेनों का विक्रय मूल्य मतलब SP। ठीक है, अब क्या करना है, SP के नीचे CP लिखना है अपन को, तो कैसे भी आप इसके लिख सकते हैं। देखिए मैं आपको लिख के बताता हूँ। 16 गुणा SP बराबर 12 गुणा CP, कैसे भी लिख लो, अभी मैंने ये इधर उधर लिखा था। अब यहाँ पे लिखेंगे SP बट्टे CP, ये नीचे आ गया वज्र गुणा से, तो यहाँ हो गया 12 बट्टे 16। तो SP के सामने आ गया 12 और CP के सामने आ गया 16, तो इसका मतलब 12 क्या हो गया SP और CP कितना हो गया 16। दोनों का अंतर कितना है 4, क्योंकि SP ज़्यादा है, SP कम है 12 और CP ज़्यादा है 16, तो इसका मतलब है हानि हो रही है। वो कितने की रही है 4 की। हानि हमेशा किस पे होती है, क्रय मूल्य पे। और क्रय मूल्य कितना है 16, और गुणा प्रतिशत के लिए 100 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इससे इसको काट देंगे तो 4 बार, और 4 का 100 में भाग देंगे तो 25 बार, यानी 25% लॉस हुआ है उसको। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा कि उसको 25% लॉस हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। श्रीमान X के पास एक निश्चित राशि है, उसने कुछ राशि 10% सरल ब्याज की दर से और शेष राशि 12% सरल ब्याज की दर से बैंक में जमा कराई। प्रथम राशि का 1/4 हिस्सा शेष राशि के 5वें हिस्से के बराबर है। यही दोनों वर्षों में कुल ब्याज 2500 रुपये है, तो कुल राशि कितने के बराबर है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आप कई तरीके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको सिंपल तरीका बताऊंगा जो इजी भी होगा, ना कि ट्रिक होगी इसमें। देखिए X की राशि कितनी है, प्रथम राशि का चौथाई, मतलब X की राशि है वो 1/4 है, और जो सेकंड राशि है शेष राशि है यानी 22 का 1/5 यानी 5वां हिस्सा, तो 1/5 लिख दिया। ठीक है, ये आपस में कैसे हैं बराबर, उसने दे रखा है, हमने तो कुछ नहीं कहा। तो X बराबर क्या आ जाएगा, X बराबर आ जाएगा 4/5 22। ये समीकरण 1 बन गया। देखिए क्वेश्चन थोड़ा लंबा है तो उसी हिसाब से अपन करेंगे। अब वो कह रहा है 2 वर्ष बाद कुल ब्याज। देखिए 2 वर्ष बाद कुल ब्याज कितना मिला हमको 2500 रुपये। तो अपन पहले वर्ष का निकालते हैं और दूसरे वर्ष का निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए पहले वर्ष में मूलधन क्या था X, प्रतिशत क्या था 10%, और टाइम कितना था 2 वर्ष। ठीक है, 2 वर्ष था। देखिए इसी प्रकार दूसरी बार क्या हुआ, 12% दर थी, 2 ही वर्ष के लिए थी। ठीक है, और दर कितनी थी 12% थी, और लेकिन मूलधन क्या था 22 था, जो कि हमने माना है। तो अब क्या करेंगे अपन, देखिए कुल ब्याज अपन को 2500 दे रखा है, तो ब्याज निकाल लेंगे पहले 10 गुणा 2/100 प्लस 22 गुणा 12 गुणा 2/100, ये टोटल कितने के बराबर है 2500 के बराबर। ये ध्यान रखना, उन्होंने टोटल अपन को ब्याज दे रखा है। ठीक है, और जब समीकरण फर्स्ट और सेकंड को अपन आप हल करेंगे, जो भी ना सेकंड समीकरण क्या था ये वाला है। ठीक है, ये तो सेकंड समीकरण है। फर्स्ट समीकरण अपना था X बराबर 4/5 22। यहाँ से क्या करेंगे कि किसी एक का मान रख लेंगे, तो यहाँ पे X का मान रख देंगे 22 के रूप में। देखिए जब X का मान 22 के रूप में रखेंगे तो ये आ जाएगा 4/5 22 गुणा 1/5 प्लस 6/5 25 बराबर 2500। ठीक है, इस पूरे को सॉल्व करेंगे जब आप, मैं आपको डायरेक्ट सॉल्व कर बता देता हूँ, तो 22 बराबर आ जाएगा 6250 रुपये। ठीक है, क्योंकि 22 बराबर 6250 आ गया, और X बराबर क्या था, X बराबर था 4/5 22। तो यहाँ पे अपन 22 का मान रख देंगे, 4/5 गुणा 22 कितना है अपना 6250। तो इससे जब इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा
5000। ठीक है, x बराबर 5000 आ गया और y बराबर 6250 आ गया। तो टोटल जो अंत में जो कुल राशि होगी वो कितनी हो जाएगी, 5000 प्लस 6250, टोटल मिलाएंगे तो ये हो जाएगी लगभग, ये हो जाएगी 11250। तो ऑप्शन नंबर अपना 11250 यानी सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था इसलिए स्क्रीन पर नहीं हो पाया, इसलिए मैंने उसको नोटबुक पे सॉल्व करके आपको बताया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, पानी और शर्करा के 3 लीटर मिश्रण में 40% शर्करा है। यदि 1 लीटर पानी इस मिश्रण में मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में शर्करा का प्रतिशत क्या होगा। देखिए, सबसे पहले आपको क्या दिया है और क्या ज्ञात करना है। तो प्रश्नानुसार हमको दिया है कि 3 लीटर मिश्रण में शर्करा की मात्रा, तो सबसे पहले हम निकालेंगे 40% है। तो 40% कितना 3 लीटर में, तो ये कितना हो गया 6/5 लीटर हो गया। ठीक है, अब ये तो क्या है, शर्करा है, तो पानी कितना बचा, 1 में से घटा देंगे क्योंकि टोटल तो एक ही मान के चलते हैं ना। तो इसमें से जब इसको घटाएंगे तो 9/5 लीटर आ गया। ठीक है, 5 लीटर क्या आ गया, 9/5 लीटर आ गया पानी। अब देखिए कि जब 1 लीटर पानी मिलाने के बाद अब अपन को 1 लीटर पानी मिलाना है। ठीक है, नया मिश्रण कितना बनेगा। देखिए, नया मिश्रण पहले कितना था, पहले मिश्रण था 3 लीटर, अब 1 लीटर और पानी मिला दिया तो कितना हो गया, टोटल 4 लीटर हो गया। लेकिन ये ध्यान रखना है जो शक्कर थी वो अपनी कितनी थी, 6/5। और अब उसका अपन को प्रतिशत निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे, 6/5 थी शक्कर, कितने में, टोटल 4 में। प्रतिशत निकालने के लिए 100 का कर देंगे गुणा। जब इसको अगर आप आपस में सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 30%। तो यानी ये इसका मतलब ये हुआ कि नए मिश्रण में जो शर्करा का प्रतिशत है वो कितना है, 30%। यानी ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए कि दिए गए समांतर चतुर्भुज ABCD में x और y के मान बराबर हैं। देखिए, अपन को ये तो पता होगा कि जो समांतर चतुर्भुज होता है, देखिए जो याद रखने वाली चीज़ है वो है समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। सिर्फ इसी से आपको ये सॉल्व कर लेना है। तो 4x + y = 75, सॉरी मैंने आपको बता दिया। इसमें क्या होता है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो बराबर होते हैं इसलिए 4x + y बराबर 75 आ गया, समीकरण नंबर 1 बन गया। सेकंड नंबर पे आ गया 2x + 5y = 150, समीकरण नंबर 2 आ गया। जब समीकरण फर्स्ट और आप सेकंड को सॉल्व कर लेंगे तो वहाँ से अपन को x का मान निकल जाएगा। देखिए x का मान ज्ञात करने के लिए, देखिए यहाँ पे 4x है तो ये भी 4x बनाना पड़ेगा। तो इस सभी में क्या करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे तो ये 4x हो जाएगा, ये 10y हो जाएगा और ये 300 हो जाएगा। जब इन दोनों समीकरणों को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा x बराबर आ जाएगा 12.5 और y बराबर आ जाएगा 25। तो देख लेंगे ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए कि कबीर 10 रुपये में 12 की दर से पेंसिल खरीदता है और 11 में 10 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। देखिए ऐसे क्वेश्चनों में आपको एक चीज़ को बराबर करना है, वो है वस्तु। ठीक है, यहाँ पे रुपये लिख लेना है और यहाँ पे वस्तु लिख लेना है। आपको वस्तु बराबर करनी है, ध्यान में रखना। 10 रुपये में 11 वस्तु मिलती हैं और दूसरी बार 11 रुपये में 10 वस्तु मिलती हैं। तो आपको वस्तु बराबर करनी है। यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 10 है, तो इसमें 10 का गुणा करेंगे तो इसमें भी 10 का हो जाएगा, इसमें 11 का करेंगे, इसमें 11 का हो जाएगा। तो ये बराबर कितना आ गया, 100। ये कितना आ गया, 121। ये तो आपस में बराबर हो ही गए, 110 110 वस्तु हैं जो। तो अब आपको पता है कि 100 रुपये में खरीदी और 121 में बेची, तो इसका मतलब उसको लाभ हुआ। लाभ हुआ कितना, 21 रुपये का। कितने पे, 100 रुपये पे। प्रतिशत के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा 21%। यानी उसको लाभ कितना हुआ था, उसको हुआ था 21%। यानी ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए कि x + 5/6 + 5/7 + 4/9 बराबर 2 सही 125/126 है। तो x का मान क्या है। देखिए यहाँ पे आप इसको कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन
मैं आपको कहूँगा कि आप डायरेक्ट एलसीएम लेके करो, क्योंकि वो बेसिक होता है इसका। देखिए सबसे पहले आप एलसीएम ले लो। एलसीएम सिर्फ इतने का ही लेना है, सबका मत लेना, ठीक है। तो 6, 7 और 9 का जब एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 126। जब 6 का 126 में भाग देंगे तो ये जाएगा 21 बार, और 21 का जब 5 से गुणा करेंगे तो 1 से 5 आएगा। इसी प्रकार 7 का 126 में भाग देंगे, उसका 5 से गुणा करेंगे तो ये 90 आएगा। ऐसे ही 9 का 126 में भाग देंगे, उसका 4 से गुणा करेंगे तो 56 आएगा। और इसका तो आपका पता ही है कि 126 का गुणा करेंगे 2 से, उसमें 1 से 25 को जोड़ेंगे तो ये टोटल हो जाएगा अपना 377 बट्टे 126। क्योंकि ये नीचे नीचे के आपस में कट जाएंगे, बराबर के हैं, इसलिए यहाँ पे x पहले से ही चल रहा है, ठीक है। तो अब ये कितना हो गया देखिए, सॉरी दोबारा से, मतलब मैं आपको लिख के बता देता हूँ। देखिए x प्लस 105 प्लस 90 प्लस 56 था, उसके बाद यहाँ पे 126 था, और ये आ गया अपना 377 बट्टे 126। जब ये आ गया था, अब इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे। देखिए इन सब का टोटल कर लेंगे पहले, तो इनका टोटल आ जाएगा अपना 251, x यहाँ पे चल रहा है, बट्टे 126 बराबर 377 बट्टे 126। अब इस वाले पूरे पार्ट को ले जाएंगे अपन इस साइड में, ठीक है। तो इधर क्या बचा x, और यहाँ क्या था 377 बट्टे 126 माइनस 251 बट्टे 126। इसमें से जब इसको घटाएंगे, क्योंकि एलसीएम दोनों के समान है, तो इसमें से डायरेक्ट इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा x बराबर 126 बट्टे 126। इससे इसको काटेंगे तो 1 आ जाएगा। इस प्रकार अपना आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए कि दिए गए वृत्त में थीटा का मान बराबर है। देखिए थीटा का ज्ञात करना है। हालांकि इस क्वेश्चन को इसके भी कई तरीके हैं, लेकिन मैं आपको इजी तरीका बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले अपन को पता है कि किसी चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर बना कोण आपस में बराबर होते हैं। तो देखिए ये हो गया वृत्त का चाप, ये वाला। इसके द्वारा देखिए एक तो ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, तो ये 40 का है, तो ये भी कितना हो गया 40 का हो गया। पूछ क्या रहा है, वो हमसे पूछ रहा है थीटा। अब देखिए क्योंकि ये हो गया अपना 40, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक, और टोटल दिया है 85। तो इस त्रिभुज को देखो, इस त्रिभुज को, इस त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है, जो कि हर एक का होता है। तो 40 प्लस 85 प्लस थीटा बराबर 180 हो गया कि नहीं हो गया। अब यहाँ से आप डायरेक्ट थीटा का मान निकाल लो। तो 180 माइनस 85 माइनस 40, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा थीटा बराबर 55, यानी ऑप्शन नंबर अपना सी हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रगति को नहीं दर्शाता। 4 ऑप्शन है आपके लिए। गणित की अपनी भाषा होती है, ये सही बात है। जिसके माध्यम से सूत्र प्रत्यय सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है, ये तो बात सही है। गणित में अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या अवसर होता है, ये भी बात सही है। गणित में सामान्यीकरण का क्षेत्र संकुचित होता है, ये भी बात सही है। संख्याएं, स्थान, मापन आदि गणित का आधार है। सॉरी, संकुचित होता है, ये गलत है। संकुचित नहीं होता, व्यापक होता है, व्यापक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर यही गलत हो जाएगा। तो व्यापक होता है, वो गलत ही पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर सी अपना हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। यह कथन गणित के कौन से मूल्य को प्रदर्शित करता है। गणित का सामाजिक मूल्य, गणित का नैतिक मूल्य, गणित का कलात्मक मूल्य और गणित के अनुशासनात्मक मूल्य। तो ये किस प्रकार का मूल्य, ये है आपका गणित का सामाजिक मूल्य, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। और वैसे भी देश की संपदा अगर है तो वो सामाजिक मूल्य से ही तो संबंधित है, तो इसलिए इसका आंसर यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए कि एक ऐसे योजना जो यह जानने का प्रयास करती है कि विद्यार्थी कितना समझते हैं और इस आधार पर यह तय करती है किया जा सके कि प्रत्येक व्यक्तिगत अथवा वर्ग की आवश्यकता के अनुसार भविष्य का शिक्षण तय हो सके, कहलाता है। ये क्या कहलाता है। योगात्मक आकलन, सूचनात्मक आकलन, निदानात्मक आकलन या फिर परीक्षण। तो देखिए ये कहलाता है निदानात्मक आकलन।
आखिर में होता क्या है निदानात्मक आकलन? तो निदानात्मक आकलन मैं आपको बता दूं एक शैक्षिक उपागम है, ठीक है, सबसे पहली यही बात, यह एक शैक्षिक उपागम है और इसके आधार पर क्या है, सूक्ष्म इकाई में जो भी बालक है उसकी विशिष्ट कमियों को जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद उसका उपचारात्मक परीक्षण किया जाता है। तो सबसे पहले निदान किया जाता है, उसके बाद उपचार किया जाता है। तो इसमें आंसर ऑप्शन नंबर सी था। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए क्वेश्चन है अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक आकलन की विशेषता नहीं दर्शाता? विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में जैसा कार्य कर रहे हैं उस तरह देखना, विद्यार्थी जब अन्य विद्यार्थियों को समझाने तथा चर्चा में व्यस्त हो तब उनको सुनना, अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर दिए जाने वाले उत्तरों का मॉनिटर करना और विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच, अंक या ग्रेडिंग प्रदान करना। तो मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच कर अंक या ग्रेडिंग प्रदान करना एक अनौपचारिक आकलन की विशेषता नहीं है। और मैं आपको बता दूं औपचारिक आकलन की विशेषता क्या होती है। औपचारिक आकलन में हमेशा विद्यार्थी की उत्तर पुस्तिका में जैसा कार्य हो रहे हैं उसको देखा जाता है, ठीक है, और विद्यार्थियों के क्या समझा है उस पर चर्चा अगर कर दी जाए तो वो औपचारिक में आता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, देखिए कि सभी अध्यापकों को शुद्ध गणितीय शब्दावली के उपयोग हेतु प्रोत्साहन किया जाता है और विद्यार्थियों के मध्य शुद्ध शब्दावली उपयोग हेतु बढ़ावा देती है। इस शब्दावली को जाना जाता है गणित शिक्षण में भाषा, गणित शिक्षण में मूल्य, गणित शिक्षण में सहसंबंध और गणित शिक्षण में उपकरण। तो इसको जाना जाता है गणित शिक्षण में भाषा, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि गणित की जो भाषा है वो एक प्रणाली है जिसके माध्यम से गणित है वो एक तरीके से विचार और धारणा को एक दूसरे को बताता है या सूचित करता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि गणित की महत्वपूर्ण विशेषता यही है कि भाषा है इसमें प्रतीकवाद है, क्योंकि इसमें चिन्ह होते हैं, ठीक है। ऐसे अपन कह सकते हैं कि गणित शिक्षण में भाषा है जो भी ये शब्दावली है वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गणित की विशेषता को सही नहीं दर्शाता? गणित विचारों का तार्किक विज्ञान है, सही है। गणित मनुष्य के मस्तिष्क में तर्क करने की आदत का मार्ग है, ये भी सही है। गणित अमूर्त विज्ञान नहीं है, ये कह रहे नहीं है, देखिए ये तो गलत है। तो अपना तो ऑप्शन यही हो जाएगा ना, क्योंकि वह यही पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्योंकि गणित, अगर आप गणित की परिभाषा देखो तो उसमें क्या है, गणित तार्किक विज्ञान है, गणित मस्तिष्क की में तर्क करने की आदत का विकास करता है, ये सही है। तर्क अमूर्त है, गणित क्या है, एक अमूर्त विज्ञान है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, जो कि गलत है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि विद्यार्थी द्वारा गणितीय समस्या के हल करने के दौरान की जाने वाली गलतियों की प्रकृति और विशेषताओं को जानने की प्रक्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? गणित में विषय वस्तु विश्लेषण, गणित में त्रुटि विश्लेषण, गणित में विषय वस्तु विश्लेषण और गणित में त्रुटि विश्लेषण। तो इसको कहा जाता है गणित में त्रुटि विश्लेषण, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए कि नए प्रकरण के प्रति विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रस्तुत की जाने वाली परिस्थितियों को कहते हैं, क्या कहते हैं? पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना, उद्देश्य कथन या फिर आदर्श प्रश्न। तो इसको कहा जाता है प्रस्तावना, यानी ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जब नया प्रकरण विद्यार्थी को ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ कहा जाता है तो वो सब प्रस्तावना में ही आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित के पाठ्यक्रम का निर्माण को अच्छी तरह से नहीं दर्शाता? देखिए नहीं दर्शाता है, सबसे इम्पोर्टेंट यही है। तो देखते हैं, गणित का पाठ्यक्रम विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए, देखिए बिल्कुल होना चाहिए। गणित का पाठ्यक्रम क्रिया आधारित होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लर्निंग बाय डूइंग से सीखें बच्चे, तो ये सबसे बेस्ट है। गणित का पाठ्यक्रम मनोवैज्ञानिक एवं तार्किक में व्यवस्थित होना चाहिए, ये भी बात सही है। तो गणित का पाठ्यक्रम गणित अध्यापक की सहमति की आवश्यकता नहीं है, नहीं ये गलत है। बिल्कुल सबकी सहमति होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? अध्यापक की सहमति होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, जो कि अपनों को गलत पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि विद्यार्थी में गणित संबंधी कमजोरियों को जानने की अच्छी विधि नहीं है? विद्यार्थियों की कक्षा के अंदर एवं बाहर प्रश्न करना, मौखिक कार्य, विद्यार्थी की उत्तर पुस्तिका का विश्लेषण, विद्यार्थियों में तुलना। तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि विद्यार्थियों में तुलना, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि
तुलना नहीं करनी चाहिए कि आप कमज़ोरी, ये इससे कोई पता नहीं चलेगा कि बच्चा कितना कमज़ोर, क्योंकि उसकी भावना को और ठेस पहुंच सकती है। तो ये तो गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए कि दो पूर्ण संख्याएं दी गई हैं, यदि बड़ी संख्या के तिगुने को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, भागफल 4 और शेषफल 3 प्राप्त होता है। यह छोटी संख्या के 7 गुने को बड़ी संख्या से विभाजित किया जाए तो भागफल 5 और शेषफल 1 प्राप्त होता है। तो छोटी संख्या क्या है? काफ़ी लेंथी क्वेश्चन बना दिया है इन्होंने, बट फिर भी देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ है नहीं ज़्यादा। मान लीजिए आपकी जो छोटी संख्या है उसको x मान लिया और बड़ी संख्या उसको y मान लिया। दिया क्या उसने? 3x कर लो, ठीक है, क्योंकि जो कह रहा है ना कि भागफल 4 और शेषफल 3 प्राप्त होता है, ठीक है। यदि इस छोटी संख्या के 7 गुने से बड़ी संख्या से विभाजित किया जाए तो भागफल इतना प्राप्त होता है। छोटी संख्या बराबर है। अब देखिए जो हमको दिया गया है, अब सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि छोटी संख्या है, बड़ी संख्या को x मान लेते हैं, छोटी संख्या को मान लेते हैं अपन y। प्रश्नानुसार हमेशा क्या होता है? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस होता है शेषफल, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो यही है, ठीक है, ये आपको आना चाहिए। अब दिया क्या है उसने, ये देखो, तो जो उसने क्वेश्चन में दिया है उसी के अनुसार अपन देखते हैं कि वह कह रहा है। देखिए कि भागफल 4 और शेषफल 3 प्राप्त होता है, ठीक है। अपन ने मान लिया है कि जो संख्या है वो मान लीजिए x है, ठीक है, तो उसका 3 से गुणा कर दिया क्योंकि शेषफल 3 है, बराबर वो किसके बराबर है? जो अपने क्या माना है, छोटी संख्या है उसको y माना था, ठीक है। देखिए दोबारा से देखते हैं इसको। देखिए अपन ने माना था कि जो बड़ी संख्या है वो है x, ठीक है, बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या y है। तो प्रश्नानुसार उसने दिया है कि बड़ी संख्या के दुगुने को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, ठीक है। तो भागफल 4 और शेषफल 3 प्राप्त होता है। इसका समीकरण बन गया अपना, देखिए कि 3x बराबर y गुणा 4 प्लस 3, ठीक है। तो ये लगभग आ गया 3x माइनस 4y इक्वल टू 3। ये तो बन गया अपना समीकरण नंबर फर्स्ट। अब समीकरण नंबर सेकंड कैसे बनेगा कि छोटी संख्या के 7 गुने को, ठीक है, छोटी संख्या के 7 गुने को बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 5 और शेषफल 1 प्राप्त होता है, 5x प्लस 1। देखिए ये कैसे प्राप्त हो रहा है? देखिए क्योंकि मैंने अभी ऊपर आपको बताया था कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, उसी नियम से ये निकल के आया है, ठीक है। 5x प्लस 1 कैसे आ गया? क्योंकि वो कह रहा है कि जो भागफल है वो 5 है और शेषफल है वो 1 है और संख्या अपन ने मानी है x, तो इसलिए उसी नियम से ये आया है, ठीक है। तो ये हो गया समीकरण नंबर सेकंड। समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जब अपन सॉल्व करेंगे तो y बराबर अपना आ जाएगा 18, जो कि छोटी संख्या मानी थी अपने, तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका आंसर हो जाएगा। यही अपन को ज्ञात करना था। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि संख्या 17,065,809 में 769 की स्थानीय मानों का योग क्या है? देखिए स्थानीय मानों, पहले 7 का देखते हैं। 7 का है 7, देखिए उसके बाद कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो लगा देंगे। नेक्स्ट है 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? देखिए इसके बाद 4 जीरो लगा देंगे। और इसके बाद है 9 का स्थानीय मान, 9 तो लास्ट में है तो 9 का स्थानीय मान 9 हो गया। और जब इन सभी का योग कर देंगे तो ये आ जाएगा अपना 706,009, यानी 00009, ये 3 के बाद आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। देखिए क्या कह रहा है कि यदि निम्न भिन्नों को छोटी से बड़ी भिन्नों की व्यवस्थित करें तो कौन सी भिन्न मध्य में आएगी? देखिए 1/3 को जब आप भाग दें तो ये आ जाएगा 0.3333 समथिंग। प्रतिशत का मतलब होता है 31/100, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। जब इसका इसमें भाग दें तो 0.31 के करीब आएगा। इसी प्रकार ये 0.33 तो दे ही रखा है, 313, और लास्ट में उसने ये दे रखा है, इसका इसमें भाग दें तो 0.303 आ गया। अब आप देख लो कि इसमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, उसी हिसाब से अपन लगा सकते हैं। तो देखिए वो कह रहा है मध्य में कौन सी आएगी? तो देखिए जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आएगी कि
3, इससे बड़ा आ जाएगा 0.303, इससे बड़ा आ जाएगा 0.31 और इससे बड़ा आ जाएगा 0.33333। तो मध्य में कौन आया? तो मध्य में जो भिन्न आई थी वो 31% वाली आई थी, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है कि यदि x ये 9x76 माइनस x6/9 और ये बच रहा है तो कौन सी संख्या ऐसी ली जाए? देखिए सबसे पहले 6 में से 9 घटेंगे तो 7 बचेंगे, ठीक है। तो इधर कितने बचे? 6, 7 की जगह पे 6 बचे। अब 6 में से 22 को इस प्रकार घटाना है कि 22 ही आ जाए। अब इसमें लगाना पड़ेगा आपको दिमाग, ठीक है। तो अब मान के चलिए कि 22 मान लीजिए आपने 8 मान लिया, मान के चल रहे हैं, मैं मान ले कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा मानना है कि घटाने पर भी वही संख्या आ जाए। तो ऐसी सिर्फ 8 ही है, तो 22 की जगह पे क्या रख देंगे? 8, ठीक है, 22 की जगह पे 8। अब देखिए इस क्वेश्चन को मेरे ख्याल से आप ऑप्शन से करो, ऑप्शन से करो सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन से करें तो आप लास्ट से ऑप्शन उठाना। अगर मान लीजिए आपने ये पहला ऑप्शन उठाया, सॉरी लास्ट का ऑप्शन उठाया कि 22 बराबर आपने 8 रख दिया, x बराबर 4 रख दिया, तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 9 4 7 6 3 8 8 7, देखिए इसको माइनस करेंगे तो इसमें से ये गया, तो ये 9 बचा, सॉरी 7 बचा, 7 बचा ये। तो देखिए इसके बाद ये हो गया 6 में से 8 गया तो ये 8 बचा, ये भी ठीक है, ये भी 22 है, ये भी 22 आ गया, ये भी ठीक है। ये 13 बचा, ये 13 में से अगर आप 8 को घटाओगे, देखिए 13 में से 8 को घटाना तो 5 बचेगा, लेकिन बचना क्या चाहिए? 22 मतलब 8, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। अब चलेंगे ऑप्शन नंबर 3 की तरफ। तो 9 5 7 6 5 8 8 7, जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो देखिए ये कितना आएगा? ये आ जाएगा 7 8 8 और 3, तो ये तो बाई सॉरी ये 6 था और ये x, ठीक है। तो इसका मतलब ये मैच कर गया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि x y बिल्कुल मैच कर गए थे इसको सॉल्व करने पर। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ कि श्री x के पास 55,600 हैं, उसने इसे एक योजना में निवेश किया और उसने धन का 8 गुना प्राप्त किया, ठीक है। फिर उसने 57,986 रुपये एक संस्था को दान किए। पुनः उसने बचा हुआ धन निवेश किया और इसमें केवल उसको 1/3 प्राप्त हुआ। अब x के पास धन बराबर, देखिए क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है, करने में काफ़ी छोटा क्वेश्चन है। देखिए कि मान लीजिए आपको कि x के पास प्रारंभ में राशि है जो दी गई है, कितनी है? 55,600, ये तो दी है उसने, ठीक है। तो अगर पहली योजना की बात करें तो पहली योजना के बाद जब कितनी राशि मिली तो उसने कहा देखिए 8 गुना प्राप्त हुई, तो 8 गुना 55,600, ठीक है। इसका सॉल्व करके आ जाएगा, ये आ जाएगा 44,800, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है? देखिए कि पुनः उससे बचा हुआ धन निवेश किया। अब बचा कितना? तो अब देखिए टोटल कितना था? 44,800 में से अपन को घटाने हैं 57,986, क्योंकि उसने दे भी तो रखा है कि फिर उसने इतने रुपए को दान कर दिया। जब दान कर दिया तो ये तो दान कर दिया, तो बचेंगे कितने? अब देखिए अब उसके पास बचा 3 8 6 8 1 4, इतना धन बचा उसके पास। अब वो कह रहा है दूसरी योजना के बाद अगर उसको कितनी राशि मिलेगी, वो यही तो कह रहा है। देखिए यही तो पूछना चाह रहा है उसको कि बचा हुआ धन निवेश किया और उसका केवल 1/3 प्राप्त हुआ, तो x के पास धन बराबर है 1/3 प्राप्त हुआ, यानी 1/3 किसका? अभी जो अपनी राशि कितनी आई थी 3 8 6 8 1 4, इसका 1/3। तो जब इससे इसको काटेंगे तो ये लगभग आ जाएगा अपना 12,8,938, यानी ऑप्शन नंबर अपना हो जाएगा 12,8,938 12,8,938। हाँ, तो ऑप्शन नंबर अपना फर्स्ट हो जाएगा। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यदि एक समबाहुभुज की 9 भुजाएं हैं तो प्रत्येक बहिष्कोण का मान क्या होगा? देखिए बहुभुज की भुजाएं कितनी हैं? 9। अगर n बराबर से 9 दे रखा है
तो 360/9 कर देंगे, क्योंकि ये सभी बाह्य कोण जो बहिष्कोण होते हैं उनका मान 360 होता है। जब उसमें भुजा का भाग दे दिया जाता है तो प्रत्येक बहिष्कोण का मान निकल जाता है, जो कि 40 आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए, यदि एक वर्ग का परिमाप 144 है, यदि एक आयत का क्षेत्रफल इस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है तथा आयत की लंबाई 81 है, तो आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में अंतर बराबर है। देखिए, कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले आपको पता करना है कि जो परिमाप है वो कितना है। तो परिमाप उसने दिया है 144। ठीक है, अब क्या करना है, वर्ग की भुजा ज्ञात करनी है, क्योंकि अपन को पता है कि वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। ठीक है, लेकिन दिया उन्होंने कितना है, 144। तो भुजा ज्ञात करने के लिए 4 का इसमें भाग दे देंगे, तो भुजा कितनी आ जाएगी, भुजा अपने पास आ जाएगी 36। ठीक है, जबकि लंबाई उन्होंने दे रखी है 81 सेमी। तो अब ये आयत की मान लीजिए लंबाई उसने दे रखी है, चौड़ाई अपन को ज्ञात करेंगे। चौड़ाई मान लीजिए अपन ने b मान ली। ठीक है, अगर b अपन ने चौड़ाई मान ली और अपन को पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, सॉरी दिया क्या है, उन्होंने दिया है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो क्या आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। देखिए, यही तो दिया है कि वर्ग का क्षेत्रफल आयत क्षेत्र के बराबर है। तो देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा 36 थी तो 36 गुणा 36 हो गया। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई अपनी कितनी दे रखी है उसने, 81। चौड़ाई अपन को ज्ञात करनी है। इससे इसको काट लेंगे आपस में, 9 से कट गया ये, तो अपना ये आ गया, क्या बोलते हैं, b बराबर आ गया अपना 16। लेकिन क्वेश्चन क्या है कि लंबाई और चौड़ाई का अंतर ज्ञात करना है। तो लंबाई कितनी है 81, चौड़ाई कितनी है 16, और दोनों का अंतर कितना है 65। तो 65 कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि यदि मसप 408 और 1032 का कितना है, 1032 x माइनस 408 बाई और x प्लस बाई बराबर 7 है, तो x माइनस बाई ज्ञात करना है। ये ठीक क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी है बट ठीक है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि जो अपनी संख्या दे रखी है प्रश्न के अनुसार 408 और 1032 का अपन निकालेंगे मास। मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, इसका मास आ जाएगा 24। ठीक है, तो अपन इसको किस प्रकार लिखेंगे, 32x माइनस 408 बाई बराबर 24, समीकरण नंबर 1 बन गया। और सेकंड समीकरण क्या दे रखा है उसने, x प्लस बाई बराबर 7, समीकरण नंबर 2 दे रखा है। समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जब अपन सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y बराबर 5 आ जाएगा और x बराबर अपना 2 आ जाएगा। क्योंकि मैंने ये सॉल्व कर रखे हैं तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, आप सॉल्व करके देख लेना। अब उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है x माइनस बाई। एक्स अपना आया था 2, बाई आया था 5। तो x माइनस बाई क्या हो गया, 2 माइनस 5 यानी -3 आ जाएगा। क्योंकि माइनस बड़ा है इसलिए माइनस चिन्ह लग जाएगा, तो -3 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, क्योंकि b दे रखा है -3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कि 60, 105 और 135 वाले छात्र 3 विषय क्रम से विज्ञान, अंग्रेजी, गणित की एक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। प्रत्येक कमरे में बैठने की क्षमता समान है, प्रत्येक कमरे में केवल एक ही विषय का छात्र है, तो आवश्यकता कमरों की न्यूनतम संख्या बराबर। देखिए, जब कहीं भी न्यूनतम संख्या इस प्रकार की बात आ जाए तो हमेशा ध्यान रखना उसका हमेशा मसा निकालते हैं, महत्तम समापरता। तो 60, 105 और 135, जब इन तीनों का मसा निकालेंगे तो वो आ जाएगा अपना 15, और 15 ही इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए, ये बढ़िया क्वेश्चन है। दिए गए त्रिभुज ABC में AP कोण BAC का समद्विभाजक है। ठीक है, AQ BC पर लंब है, जो AQ है वो BC पर लंब है। ठीक है, तो PAQ यानी ये वाला कोण ज्ञात करना है अपन को, PAQ। ठीक है, अब देखिए इसको कई तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। चूँकि अपन को पता है कि ये इस पर लंब है तो इससे अपन ये वाला कोण ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो कोण है ये 90 है, ये अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होगा अगर किसी त्रिभुज की बात करें तो। ठीक है, कैसे भी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए ध्यान से देखना, मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा डायरेक्ट और आप देखते चलना ध्यान से। देखिए त्रिभुज ABC में देखो, त्रिभुज ABC में इसमें मैं क्या लिख रहा हूँ उसको देखना। त्रिभुज ABC में देखिए कोण ABC प्लस कोण BAC, ठीक है, और कोण
ए सी बी, इनका मान कितना है 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180, क्योंकि ए बी सी दिया है 70, देखिए ए बी सी दिया है 75, ठीक है, और बी ए सी याद करना है, और ए सी बी देखिए 35 दिया है, और ये कितना था 180 के बराबर था, तो यहाँ से कोण बी ए सी अपना आ गया 70, ठीक है, अपना बी ए सी में इसकी बात कर रहा हूँ, ये टोटल आ गया 70। अब चलते हैं आगे, देखिए लिखते जाना आप, चूँकि अपन को दे रखा है कि जो ए पी है, देखिए ये जो ए पी है वो बी ए सी का समद्विभाजक है, देखिए जो बी ए सी है ना, बी ए सी ये इसका समद्विभाजक है, ठीक है, कौन ए पी। तो इससे अपन को ये पता चलता है, क्या पता चलता है कि कोण बी ए पी, कि जो कोण बी ए पी है ना वो कोण सी ए पी बराबर है, क्योंकि समद्विभाजित करता है। और इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कोण है वो 1/2 है बी ए सी के, क्योंकि समद्विभाजित वही कह रहा है ना। देखिए इसका मतलब अपन क्या कर सकते हैं, कोण बी ए पी 1/2 गुणा 70, क्योंकि कोण बी ए सी कितना दे रखा है 70, तो इससे अपन को मिल जाएगा बी ए पी जो कोण है वो मिल जाएगा अपन को 35 डिग्री का। अब देखिए अपन को बी ए पी मिल चुका है, बी ए पी मिलने के बाद अब चलते हैं त्रिभुज में बी ए क्यू में, ठीक है, अब चलते हैं त्रिभुज बी ए क्यू में, ठीक है, बी ए और क्यू इसकी बात हो रही है, ठीक है। इसमें ध्यान से देखते चलना, जो मैं कर रहा हूँ उसको ध्यान से देखना आप कि कोण बी ए क्यू में अपन देखते हैं कोण बी ए क्यू बराबर 180 माइनस 75 माइनस 90, क्योंकि कोण त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है 180, और हमको बी ए क्यू का ज्ञात करना है। तो यहाँ से बी ए क्यू आ गया 15 डिग्री, कितना आ गया बी ए क्यू आ गया अपना 15 डिग्री, ठीक है। अगर बी ए क्यू 15 डिग्री आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि कोण पी ए क्यू बराबर, देखिए मैं किस तरीके से कर रहा हूँ ध्यान से रखना, कोण पी ए क्यू बराबर कोण बी ए पी माइनस कोण बी ए क्यू, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि कोण पी ए क्यू जे है, ये जो कोण है वो बी ए पी दे रखा है 35 और अपन ने बी ए क्यू निकाला है 15, तो 35 माइनस 15 यानी ये आ जाएगा 20। तो कोण पी ए क्यू कितना आ गया 20, तो ये ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। वीडियो आप रिपीट करके भी देख सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए कि दिए गए त्रिभुज में ए बी सी में ओ बी और ओ सी क्रमशः बी और सी के समद्विभाजक हैं, तो बी और सी का मान बराबर है। देखिए पहले से ही दे रखा है कि ये समद्विभाजक हैं, ठीक है, कौन कौन बी और सी। तो इसका मतलब ये हुआ, चूँकि ये चीज़ को अपन को पता है, ठीक है, चूँकि ओ बी और ओ सी बी और सी के समद्विभाजक दे रखे हैं, तो अब अपन देखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी की बात हो रही है अभी, तो त्रिभुज ए बी सी में अपन देखेंगे कि जो कोण अपना बी है, ठीक है, कोण बी है और कोण सी है, ठीक है, ये जो दोनों हैं उसको आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं, कोण ए बी सी, तो कोण बी ए सी और इसमें ए और जोड़ दो, इन तीनों का योग कितना हो गया 180, क्योंकि ए का मान दे रखा है तो यहाँ से कोण बी प्लस कोण सी निकाल सकते हैं, कितना आ गया 140, इसको इधर ले जाके घटा देंगे। अब इनका अगर अपन हाफ कर दें, इन सभी का हाफ कर दें, इसका भी हाफ कर दें, तो इसका मतलब ये होगा कि 1/2 कोण बी प्लस 1/2 कोण सी बराबर 140 का हाफ कितना हो गया 70। और यही कोण क्या है एक्स वाई, मान लो इनको एक्स प्लस वाई, ये कितना आ गया 70 आ गया, ठीक है। इसका मतलब इन दोनों का जो हाफ है वो कितना आ गया 70, ये वाला, ठीक है, इन दोनों का योग 70 आ गया। अब चलते हैं बी ओ सी में, अब बी ओ सी त्रिभुज में चलेंगे, तो बी ओ सी में जब अपन चलेंगे तो देखेंगे एक्स प्लस जे, ये एक्स है ये वाई है, ध्यान में रखना, एक्स प्लस वाई प्लस कोण बी ओ सी, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, ठीक है। बी ओ सी, तो ये
ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक्स प्लस वाई प्लस कोण बी ओ सी बराबर 180, क्योंकि त्रिभुज तीनों के कोणों का कितना होता है 180। अब यहाँ से अपन बी ओ सी निकाल लेंगे, और एक्स प्लस वाई अपन ने अभी निकाला था 70, तो यहाँ से अपन बी ओ सी का मान निकाल सकते हैं। तो बी ओ सी अपना आ गया, कोण बी ओ सी बराबर आ गया 180 माइनस 70। जब इसमें से इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा 110, जो कि अपन को ज्ञात करना था। तो कोण बी, ऑप्शन बी अपना आंसर हो जाएगा। आप रिपीट करके देखना, क्योंकि थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये 9th क्लास में से आया है, डायरेक्ट आरबीएससी की बोर्ड में से, कि चतुर्भुज एबीसीडी की भुजा बीए और डीसी की आकृति अनुसार बढ़ाया गया, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ये डायरेक्ट थ्योरम है, इसमें कुछ रटने वाली या वो ऐसी कोई बात है नहीं। अगर आप सिद्ध करें तो सिद्ध भी कर सकते हैं इसको, बट रट भी सकते हैं तो चलेगा। तो ऑप्शन नंबर वैसे इसका आंसर ए है, बट मैं फिर भी अगर आप सॉल्व करना चाहें तो मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए जो कोण डी सी बी है, ध्यान से देखिए, जो कोण डी सी और बी है ये वाला, ठीक है, इसको अगर आप देखें तो 180 माइनस ए कर सकते हैं, ठीक है, डी सी बी। कैसे? क्योंकि ये हो गया रेखिक कोण युग्म, इसका और इसका टोटल 180 हो गया। क्योंकि ये अपन को ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, 180 में तो इसको घटा देंगे तो कोण ये वाला ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए अपन किस प्रकार से लिख सकते हैं इसको, कि कोण डी सी बी बराबर 180 माइनस ए, ठीक है। इसी प्रकार कोण डी ए बी बराबर 180 माइनस बी, सेम इसी प्रकार, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं अपन, अब देखिए चतुर्भुज एबीसीडी में अपन देखते हैं कि कोण डी, ठीक है, कोण सी, कोण बी और कोण ए, ये सभी क्या है 360 है। चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 होता है, जिसमें अपन को पता है कि जो डी कोण है वो बाई, मान लेते हैं उसको बाई क्योंकि दे रखा है, और जो अपने सी कोण है वो कितना निकाला है 180 माइनस ए, और कोण अपने बी कितना निकाला था एक्स, दे रखा है ना एक्स, और कोण अपने बी ए निकाला था 180 माइनस बी प्लस 180 माइनस बी, ये कितना है 360, क्योंकि चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 360 होता है। इस प्रकार अपन यहाँ से निकाल सकते हैं कि जो बाई प्लस एक्स माइनस ए प्लस बी, माइनस कॉमन ले लिया है और यहाँ पे आ जाएगा 0, क्योंकि 180 360 होकर उधर जाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ए प्लस बी बराबर एक्स प्लस बाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से सिद्ध कर सकते हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि एक छात्र के अंक 98 की बजाय 108 त्रुटि से अंकित हो गए। यदि इस त्रुटि के कारण कक्षा का औसत अंक 1/5 बढ़ गया तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या बराबर है। देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कुल जो छात्रों की संख्या है वो अपनी है x, ठीक है। तो प्रश्नानुसार क्या दे रखा है कि त्रुटि से 108 अंकित हो गया, लेकिन था कितना 98, तो 108 हो गया, था कितना 98। जब इसमें से इसको घटा देंगे, ठीक है, उसमें से भी त्रुटि मान लीजिए कि जो छात्रों की कुल संख्या थी वो कितनी थी x, ठीक है। जब ऐसा अपन ने किया तो जो औसत था वो कितना 1/5 बढ़ गया, तो कितना बढ़ गया 1/5 बढ़ गया। इसको इसके बराबर कर देंगे, बस इसको जब इसके बराबर कर देंगे तो यहाँ से x बराबर 50 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं या कोई और भी तरीका अपन अपना सकते हैं। इस प्रकार अपने मैथ के क्वेश्चन 30 पूरे हुए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें इस प्रकार की वीडियो के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।